अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अलग खबर। मैं हूं अली सरवर। सेनेट की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर के इजलास में वज़ीर रेलवे आजम सवाती ने इलेक्शन कमीशन को धमकियां दी हैं, बरस पड़े हैं। उन्होंने कहा है कि जी इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़े हुए हैं, इलेक्शन कमीशन हमेशा धांधली करता रहा है, इलेक्शन कमीशन मुल्क की जमहूरियत को तबाह करने का बाइस है, ऐसे इदारों को आग लगा दें। इलेक्शन कमीशन हुकाम कमेटी इजलास से ये तमाम बातें सुनने के बाद वॉकआउट कर गए। ये बहुत ही आज जो कुछ भी हुआ है आपके सामने हमने रखा कि धमकियां दी हैं, बरस पड़े हैं, उसके बाद जो रद्दमल सामने आया है वो भी आपके सामने रखेंगे। सेनेट की कायमा कमेटी का इजलास था, बराए पार्लिमानी उमूर के इजलास में सीनियर वजीर हैं, वजीर रेलवे हैं आजम खान सवाती, आज वो बरस पड़े हैं, बल्कि धमकियां तक दी हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। और इस पर हम बात करें, हमारे साथ मौजूद हैं कादिर खान मंदुखेल, मेंबर नेशनल असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। सबसे पहले मंदुखेल साहब खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में, और क्या कहेंगे सेनेट की आज कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर का इजलास हुआ और वजीर हैं ये आजम सवाती, वजीर रेलवे हैं हुकूमत के, और आज उन्होंने जिस तरह खुलकर इलेक्शन कमीशन पर एतराज़ात तो पहले भी होते रहे लेकिन खुलकर आज धमकियां तक दे दी हैं। देखिए, मेरे ख्याल में किसी को एक बयान को देखने के लिए आपको थोड़ा सा माजी में जाना पड़ेगा। आपको याद होगा माजी में भी उसने एक गरीब खानदान के ऊपर तशद्दुद किया था अपने फार्म हाउस के बराबर में, जहां सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस से सो मोटो लिया था और उस केस में मौजूद था। फिर उसने माफी मांगी और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको छोड़ दिया। अच्छा, इस पर थोड़ा तवक्कुफ कीजिए कादिर मंदुखेल साहब। कमर दिलशाद साहब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के और दानिश्वर हैं, वो भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी कादिर खान मंदुखेल साहब, आप जो कह रहे थे माजी के हवाले से, बिल्कुल ऐसा भी है, और लेकिन ये जो आज फ्रस्ट्रेशन नजर आई है, ये तो हमें लगा है कि इलेक्शन कमीशन ने चूंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की जो तजवीज़ थी हुकूमत की वो मुस्तरद कर दी, और तमाम सियासी जमातें जितनी भी हैं अपोजिशन में उन सब ने भी मुस्तरद किया है। तो आपको भी ये लगता है कि गवर्नमेंट जो है जोर बाजू से हर चीज मनवाना चाहती है, इसलिए आज गर्जे बरसे हैं? मेरे ख्याल में इसके पीछे न्याजी सोच का तासुर है, इस वजह से कि आपको याद होगा जो उन्होंने एक मशीन इंट्रोड्यूस किया था, उस मशीन को तमाम अपोजिशन ने मुस्तरद की है। मुख्तलिफ टॉक शो में हमने भी इसको कहा कि यूरोप में यह नाकाम हो गया, खुद इलेक्शन कमीशन ने इसको उसके ऊपर एतराज़ात उठाया, और अभी हाल ही में जो इलेक्शन कमीशन ने सेनेट की कमेटी के सामने जो 37 एतराज़ात लगाया है, तो मैं उस पर थोड़ा देर के लिए सुकून से सांस ले ली है कि चलो अब इलेक्शन कमीशन ने जब एतराज़ात लगा ली, अब अपोजिशन की नाराबाजी से तो कोई फर्क नहीं पड़ा, चलो अब मामला खत्म होंगे। लेकिन जिस तरह बेशर्मी से इनका वजीर जो बड़े बाप का बेटा है, वो जिस तरह बेशर्मी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और इलेक्शन कमीशन के उस एतराज़ात को ये कह के मुस्तरद कर दिए है कि जो है हमें करना है। 37 एतराज़ात। जी कंवर दिलशाद साहब, क्या कहेंगे आप? आज जो कुछ भी हुआ है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की तजवीज़ जो है मुस्तरद की थी, लेकिन इस तरह हुकूमत का रवैया नाकाबिले फ़हम है। माजी में आप भी रहे हैं सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, क्या सर ये जो रवैया है आज, आपको क्या लगता है कि वजूहात क्या हो सकती हैं इसकी? देखो, ये रवैया जो वजूहात जो आज आजम सवाती साहब ने किया वो इंतहाई अफसोसनाक भी है, काबिल नज़मत भी है, और उनको एक आईनी इदारे के बारे में इस तरह के रिमार्क्स नहीं देने चाहिए थे। लेकिन आप इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को भी चाहिए ना कि वो अपने जो इख्तियारात उनको आइन और कानून ने दिए हैं उसके तहत इस्तेमाल में लेके आए। आप सिर्फ वॉकआउट से बात नहीं बनेगी। एक बड़ी बात यह कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी बहुत सी कमजोरियां दिखाई हैं। मैं इनका सपोर्ट करता रहता हूँ और बहुत से पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इनके साथ ही उनके ज़ाहिर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एग्री करते हैं। लेकिन पहली बात यह कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज से 6 महीने पहले ये कहा, जब सेनेट के इलेक्शन के फौरन बाद, कि जी इलेक्शन कमीशन के 4 मेंबर और चीफ इलेक्शन फौरन इस्तीफा दें, और वो एक दफा नहीं कहा, उन्होंने कौम से खिताब के दरमियान, कौमी असम्बली में खिताब, सेनेट के इलेक्शन में खिताब, बार बार ये कहा कि जी आप इस्तीफा दें। उस वक्त उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद मिनिस्टर जो थे उस जमाने के फवाद चौधरी साहब, उन्होंने भी सख्त जुमले कहे, इंतहाई काबिल मजम्मत जुमले अदा किए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के खिलाफ, और उनको कहा कि किसी सियासी जमात के सरबराह बन जाए, चेयरमैन बन जाए, सदर बन जाए। उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन जो है वो खामोश रहा। तो इसी तरह और दस्का के इलेक्शन के हवाले से भी शदीद रिएक्शन दिया, हुक्काम जमात ने खामोश रहे। अच्छा, आप क्या समझते हैं कंवर दिलशाद साहब, क्या रिएक्शन आना चाहिए था इस इदारे की जानिब से? रिएक्शन एक इख्तियारात है, कम अज कम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो है वो उसी टाइम नोटिस जारी कर देते। कंटेम्प्ट पहले कंटेम्प्ट करने के तो इख्तियारात इनके पास आर्टिकल 204 के तहत है ना,
तो लेकिन वो कोई कार्रवाई नहीं की। अब इन्होंने कहा कि जी हम मंडे को बैठेंगे, कोई नहीं, वो डेमोक्रेटिक अंदाज में समझ लें या वैसे समझ, अच्छा जी देखेंगे, नोटिस जारी कर दें, बुला लें, कर दें, वो नोटिस जारी कर देंगे, वो आएंगे ही नहीं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये असर, ये इसका मतलब तो ये हुआ कि गवर्नमेंट मुसलसल दबाव में रखे हुए है इलेक्शन कमीशन को। वो दबाव में तो नहीं आ रहे, दबाव में नहीं आ रहे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम मुहाजरा ही नहीं चाहते, लेकिन वो दबाव में तो नहीं आएंगे। उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर दिया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में, वो पीछे हटेंगे नहीं। और जब इलेक्शन कमीशन ने उसको रिजेक्ट कर दिया, मुस्तरद कर दिया, तो हुकूमत जितनी मर्जी कानून साजी कर ले, उस पर अमल दरामद तो नहीं होना। क्योंकि तो बड़ी ये तो ये जो आपने पहले भी मेरे प्रोग्राम में भी आर्टिकल मुख्तलिफ बड़े अखबारात में पाकिस्तान के आपने लिखे भी। कादर खान बंदोखेल साहब, मैं ज़ाहिर कमर दिलशाद साहब से भी मजीद इस बारे में पूछूंगा, लेकिन आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि सियासी जमातें सर, बिलखुसूस अपोजिशन जमातें, अब आपके ख्याल में क्या लायामल होना चाहिए इलेक्शन कमीशन के बारे में जो नाज़िबा गुफ्तगू की गई है? कमर दिल साहब, आप क्या समझते हैं जो टेक्निकल 37 एतराज़ात किए इलेक्शन कमीशन ने, तो होना तो ये चाहिए था, आपने समझते हैं कि उनका जवाब दिया जाता, उनको दूर किया जाता है एतराज़ात को, बल्कि दूर करने के बजाय वो अब धमकियों पर आ गए और धमकियों से ही बात भी अब आगे निकलती नजर आ रही है। उन्हें धमकी तो दी है उन्होंने, पहले धमकी अपोजिशन दिया करती थी, तो अब अपोजिशन जो है वो जरा इलेक्शन कमीशन की गैर जानबदारी के बारे में उनको अच्छी राय रखते हैं। लेकिन अब ये जो हुक्मरान जमात जो है इस वक्त अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है, तो अब मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो यही है कि इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं करेगा, नोटिस जारी करता रहेगा। फैसल वार्डा भी बदतमीजियां करता रहा और भी बदतमीजियां करते रहे, लेकिन उसमें ये हुआ कि ये खामोश रहेंगे और ये अपने मौक़िफ़ पर डटे रहेंगे और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को नाकाबिले अमल करार दे देंगे, जितनी मर्जी कानून साजी कर ले। अच्छा, हुकूमत कितना भी कुछ कर ले, बेशक धमकियां दे ले, कुछ भी कर ले, आपको ये लगता है कि जाहिर है उनका असूली मौक़िफ़ है और 37 एतराज़ात किए उन्होंने और बाकायदा तौर पर बताया भी है। आपने मेरे प्रोग्राम में बहुत सारी चीज़ें दोहराई थी, क्योंकि आइंदा इंतखाबात में बड़े पैमाने पर पहले तो ये EVM मशीन जो है वो इस्तेमाल के लिए वक्त कम रह गया है। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर बैलेट पेपर की मुनासिब राजदारी नहीं रहेगी, वोटर्स की शनाख्त गुम नहीं रहेगी, तमाम चीज़ें तो आपने भी सर बयान की हैं। अब ये जो मामला सामने नज़र आ रहा है सर आपको, तो इस तरह की सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि सिर्फ यहीं तक बात रहेगी कि जी वो धमकियां देते रहेंगे और यहाँ से इलेक्शन कमीशन जो है, जिस आपने कहा आर्टिकल 240 के तहत वो नोटिस दे सकते हैं और हुकूमत आके जवाब जमा करा दे और खामोशी छा जाएगी? हाँ नहीं, उसका फायदा नहीं होगा। एक रस्मी तौर पर ये आर्टिकल 204 के तहत कंटेंट ऑफ कोर्ट लगाएगी, उसमें आपने दलाइल जरूर देते रहेंगे, जहर स्पोर्ट्स पर्सन बोलते रहेंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन का मेरा अपना ख्याल यह है कि वो खामोश, एक नोटिस जारी करने के बाद वो ज्यादा इस पर रिएक्शन नहीं देंगे। तो अगर रिएक्शन दे दिया तो हुकूमत कामयाब हो जाएगी। तो अब वो रिएक्शन ना दें, खामोश रहें, उससे नोटिस जारी करके एक तरफ हो जाए, तो अपने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर जो उनका मौक़िफ़ है उस पर डटे रहें, तो फिर खत्म। ये कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो काबिल अमल नहीं रहेगी। इलेक्शन कमीशन की इजाजत के बगैर और उनकी मंजूरी के बगैर वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल नहीं हो सकती। उनके जो एतराज़ात हैं वो दूर करने ही पड़ेंगे। लेकिन ये जो बात बार बार की जाती है जी, दुनिया भर में देख लें आप, अमेरिका में देख लें, फलां मुल्क में देख लें, बड़े बड़े ममालिक इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कब तक पुराने उस पर चलते रहेंगे तरीक़ेकार पर? सर, इस पर आप क्या समझते हैं कि किस हद तक मौक़िफ़ उनका दुरुस्त है? दुरुस्त नहीं है, लाइल्मी है, जहालतपन है। दुनिया के किसी मुल्क में भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर कोई काबिल अमल नहीं हो रहा। आधे मुल्क में इस्तेमाल हो रहा है, आधे नहीं हो रहा। जर्मनी में, हाईलैंड में, नीदरलैंड में और जो बड़े बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क है, बरतानिया में इसको गैर कानूनी करार दिया हुआ है। तो अमेरिका के भी आधी रियासतों में गैर कानूनी है, आधी रियासतों में चल रही है, आधी रियासतों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, आधी रियासतों में जो है वो मैनुअल के तहत का होता है। मैंने जो इलेक्शन देखा था 2008 में, वो मैनुअल चल रहा था। तो लेकिन वो मामला ये सारा इस तरह से है, ये ऐसे की हालत पता है नहीं। लेकिन अब इलेक्शन को खामोश रहना चाहिए, इलेक्शन कमीशन ये को तो मेरा ख्याल है आपने नोटिस जारी कर। बिल्कुल उनको खामोश रहना चाहिए। अच्छा, शफाफियत सर फिर किस तरह आएगी? तो हर बार, जिस आज उन्होंने कहा जी हर बार इलेक्शन कमीशन धांधली कराता रहा है, तो फिर शफाफियत कब आएगी? तो हर बार धांधली के इल्जाम तो फिर बर्दाश्त करने पड़ेंगे इलेक्शन कमीशन को। जी कमर दिलशाद साहब, ये तो वो तो कह दिया कि इसमें शफाफियत नहीं है। अगर शफाफियत होती तो सारी कौम, हम सब, आप, मैं भी, आप भी सब इसकी सपोर्ट करते कि भाई आप इसमें शफाफियत है। वो शफाफियत तो है ही नहीं, इसलिए बेहतर यही है कि खामोशी रहे, अपने मौके पर डटे रहें। और क्योंकि इलेक्शन ये तो बात दुरुस्त है सर, ये बात आपकी दुरुस्त है। मैं कह रहा हूँ कि शफाफियत किस तरह आएगी फिर? क्या सब मुतमईन हो जाएं? कोई ऐसा तरीकाकार है आपके जहन में या कोई तजवीज़?
नहीं, ये नहीं, हमारे यहाँ देश के बारे में बड़ी दो सारी सियासी जमातें इसमें शामिल है, एक जमात नहीं है। सब जमातों का अपने खेल होते हैं। अब कराची का इलेक्शन हुआ, वो तो हमारे दोस्त बन गए कादर कादर, उसमें भी लोगों ने कादर एतराजात मंदो किया खेल था साहब सर तो। अभी टेलीफोन लाइन पे वही थे साथ हमारे। हाँ वो ठीक है, मैं अच्छे आदमी है, बड़े दलेर आदमी है, बड़े बहादुर आदमी है, तो वो उन्होंने अच्छा जो किया, लेकिन बहरहाल उस पर भी लोगों ने एतराज किया। हालांकि एतराज करने की जरूरत पेश ना आती, लेकिन बहरहाल कोई पार्टी इलेक्शन को तस्लीम नहीं करती। इसका बेहतर तरीका ये है कि अब ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का चैप्टर तो आज उस वातिर बंद कर दिया अच्छा बस खत्म हो गया। आपको लगता है कि आज जो उन्होंने धमकियां दी आज ये बंद कर दिया है, अब गवर्नमेंट कितने जोर लगा ले एतराजात तो दूर करने ही पड़ेंगे वरना मुश्किल है इलेक्शन। भाई एतराज दूर नहीं होने ना, आप क्या एतराज की बात कर रहे हैं? एतराज दूर ही नहीं होने, कोई एतराज दूर करने वाले हैं ही नहीं। अच्छा ये तो सर बड़ी बात हो गई। अब एक तो अपोजिशन जमातें नहीं मान रही, अब इलेक्शन कमीशन से भी फड्डा मोल ले लिया उन्होंने। अब तो 2023 में अगर इलेक्शन होते हैं तो ये तो फिर बर्दाश्त करना पड़ेगा पीटीआई को। बर्दाश्त का करेगा तो केयर टेकर गवर्नमेंट होगी, पीटीआई कहाँ होगी? केयर टेकर अच्छा गवर्नमेंट इसमें सर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है वजीर के खिलाफ? नहीं नहीं, कानून को मैं बताया, नोटिस जारी कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं उन्होंने। मेरा नोटिस जारी कर दे, खामोशी इख्तियार कर लेंगे। तो क्योंकि जवाब तो देना पड़ेगा, जवाब नहीं देंगे। और नोटिस का जवाब, नोटिस देंगे, उनका जवाब नहीं देंगे। नोटिस आएगा, नोटिस का वो जवाब नहीं देंगे। तो सर इस पे फिर क्या होगा अगर नोटिस के जवाब न दे गवर्नमेंट? बस खामोश तैयारी कर लेंगे, वरना इख्तियारात तो बहुत ज्यादा है। अच्छा बेशक कितनी बात कर ले इलेक्शन कमीशन के हवाले सर, तो नोटिस ही हो सकता है, इससे आगे बात नहीं जा सकती, आप भी कह रहे हैं। हाँ अभी नहीं, वो करेंगे नहीं, मतलब वरना माजी में भी करते थे, खामोशी इख्तियार करेंगे, मेरा ख्याल है। अच्छा आपको लगता है? अच्छा सर अब ये बात तो नहीं है कि अगर 2023 में इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन कमीशन को कहेंगे जी हमारी से तो जाहिर है उनसे लगी हुई थी, आमने सामने थे, इसलिए हमारे खिलाफ धांधली हुई है। अच्छा इस पर बड़ी एक अहम बात हो रही है जनाब, इलेक्शन कमीशन के हवाले से आज जो धमकियां दी हैं वजीर रेलवे हैं आजम सवाती साहब, उन्होंने जो धमकियां दी बहुत बड़े बड़े इल्जाम लगाए। उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन हमेशा ही धांधली कराता रहा है, इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़े हुए हैं, इलेक्शन कमीशन मुल्क की जमहूरियत को तबाह करने का बाइस है, हम ऐसे इदारे को आग लगा दें, ऐसे इदारे को आग लगा दें, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब फरमा रहे हैं कि जनाब सिर्फ नोटिस हो सकता है। सर मैं जाते जाते ये बता दीजिएगा कि ये तो फिर सर 2023 के में या उस कबल वक्त इंतखाबात होते भी हैं तो पीटीआई के पास तो ये पॉइंट नहीं आ जाएगा कि जी देखिए हम तो जो आमने सामने आ गए थे इलेक्शन कमीशन के, अब जो मिलकर दूसरी पार्टियों से इन्होंने हमारे खिलाफ धांधली हुई है। और नहीं कुछ नहीं होगा, ये सब बात ही है। 2023 का जब इलेक्शन होगा उस टाइम और नई कहानी, नई डेवलपमेंट हो जाएगी, पता नहीं क्या सूरत हाल पैदा हो जाए। जो ये ख्वाब देखे जा रहे हैं 2023 में, पता नहीं क्या ख्वाब होंगे। फिलहाल इसकी यह है कि इसकी नोटिस जारी कर देंगे, कोई एक्शन उन्होंने आज उस बात के खिलाफ नहीं करना। बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। कादर खान मंदोखिल साहब आपका बहुत शुक्रिया। बहुत अहम गुफ्तगू की दोनों मेरे मौजूद मेहमानों ने। आज की जो डेवलपमेंट है सबसे बड़ी इलेक्शन कमीशन के हवाले से कि धमकियां दी हैं, बरस पड़े हैं आजम सवाती, और एक छोटा सा मैं ज़्यादा रिव्यू दूंगा आपको कि इलेक्शन कमीशन ये बात कहाँ से शुरू हुई है। इलेक्शन कमीशन पर जो इलेक्शन कमीशन ने जो वोटिंग मशीन पर एतराज़ात किए, 37 टेक्निकल एतराज़ात हैं, वो बहुत ज़्यादा आपके सामने मैं उनसे चंद रख देता हूं। उन्होंने कहा जी आइंदा आम इंतखाबात में बड़े पैमाने पर ईवीएम मशीन के इस्तेमाल के लिए वक्त तो बहुत कम रह गया है। दूसरा उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर बैलेट पेपर की मुनासिब राजदारी नहीं रहेगी, जबकि वोटर्स की शनाख्त गुम भी नहीं रहेगी, पता चल जाएगा कौन शख्स था ये वोट डालने वाला। अच्छा इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो है वो देखा नहीं जा सकता, जबकि ईवीएम जो मशीन है ईवीएम ने इस्तेमाल कम से कम इसका जो खर्चा आएगा इसके ऊपर वो आएगा 150 अरब रुपए लागत आएगी इस पर। ये कसीर रकम है और इतनी बड़ी रकम खर्च करने के बावजूद भी इलेक्शन की शफाफियत और साख मशकूक रहेगी, फिर भी सवालात उठते रहेंगे। तो फिर इतना खर्चा करने की 150 अरब खर्च करने की क्या जरूरत है। इसके अलावा ईवीएम जो मशीन है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये किसकी तहवील में रहेगी ये भी अभी तक पता नहीं चल रहा, क्योंकि ये भी फिर सवालिया निशान इस पर बहुत ज्यादा उठेंगे। जिसकी इदारे की या किसी भी ऐसी जगह ये मशीनें होंगी तो उस पर शफाफियत पे फिर इस पर सवालात उठेंगे। अच्छा क्योंकि मशीन को फिर हैक भी किया जा सकता है, ये बात भी रहेगी बार बार, क्योंकि अमेरिका जैसे बड़े मुल्क, तरक्याफ्ता मुल्क पे भी सवालात उठ गए कि जी रशिया ने शायद इसमें कुछ हैक कर ली थी कुछ चीज़ें और जो रद्दबदल कर दिया है नताइज के हवाले से। इसके अलावा ये भी बात कही गई कि ज़्यादा मशीनों से एक रोज़ में इतने इंतखाबात कराना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका और भारत में हमने देखा कि उनकी मुख्तलिफ रियासतों में हो रहे होते हैं, एक दिन में इंतखाबात वहाँ नहीं होते, मुख्तलिफ दिनों में इंतखाबात होते हैं। हमारे यहाँ जबकि पूरे मुल्क में एक ही बार इंतखाबात करा दिए जाते हैं। अच्छा इसके अलावा
जो इतनी भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होंगी, अगर इनकी कोई पुर्जा खराब होता है, कोई मरम्मत के लिए कहीं भेजा जाता है, तो फिर धांधली का बायस बनेंगी तमाम बातें कि जी मशीनें खराब हो गई थी, फलां जगह लेकर गई, वहां जाकर सिस्टम अपडेट कर दिया गया, तमाम चीजें। अच्छा, आज जो कुछ भी हुआ इस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि जी जो कुछ भी आज हुआ है, धमकाया है, ये रवैया जो है वो दहशत गर्दाना है। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकफ तो कादर खान मंदोखेल साहब ने पेश किया, और इसके अलावा उनकी पार्टी का मौकफ भी जाहिर वही है जो कादर खान मंदोखेल साहब का, इलेक्शन कमीशन पर जो इल्जामात लगाए हैं निहायत ही शर्मनाक हैं और माफी मांगनी चाहिए। इस पर तमाम अपोजिशन जमातें मुत्तफिक हैं कि माफी मांगनी चाहिए। और कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा, इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा जी ये एक नोटिस जारी कर सकते हैं, आर्टिकल 204 के तहत कार्रवाई हो सकती है, लेकिन होगी नहीं, नोटिस दे दिया जाएगा और लगता नहीं है कि हुकूमत जवाब देगी। और 2023 में अगर इलेक्शन होते हैं तो पीटीआई जितने भी इस तरह के ओछे हटकंडे इस्तेमाल कर रही है वो किसी काम नहीं आने। छोटा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। एक बहुत अहम स्टोरी है, उस पर बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद कहीं भी जाइएगा, देखते रहिए अलग खबर। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं जी बहुत ही अहम मसला, जिस तरह हमने पहले हाफ में अपना सुना कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपोजिशन के तर्जुमान बने हुए हैं फवाद चौधरी, यानी कि इतना खतरनाक किस्म का स्टेटमेंट, धमकियां दी गई हैं, उसके बावजूद भी फवाद चौधरी साहब का स्टेटमेंट आया है। इसका मतलब है कि पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है और सोची समझी साजिश है। जो कुछ आज इलेक्शन कमीशन के बारे में कहा गया है उस पर फवाद चौधरी वज़ीर इत्तलात हैं, उनका मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। हालांकि आज़म सवाती साहब वही हैं जिनके हवाले से बच्चे पर तशद्दुद, उसकी पूरी फैमिली पर तशद्दुद किया था और सुप्रीम कोर्ट के कहने पर इनकी वजारत वापस ली गई थी। उनको धमकियां नहीं दी इन्होंने, उनको भी धमकियां देनी चाहिए थी, उनके खिलाफ बात हुई है। असल में बहुत सारे, और अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगा कि इलेक्शन कमीशन से आखिर है क्या पीटीआई को। लेकिन इस वक्त बात कर रहे हैं हम जी कराची के हवाले से कि कराची में बिजली के बिल्स में मजीद अरबों रुपए टैक्स जमा करने के हवाले से जो बहुत अहम खबर है, इस पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवान रहनुमा जावेद नायाब लगारी, मामून खुसूसी है वज़ीर आला सिंध के। अस्सलाम वालेकुम जावेद नायाब लगारी साहब। वालेकुम सलाम अली साहब। जावेद लगारी साहब, क्या कहेंगे कराची में बिजली के बिल्स में जो 100 से 200 रुपए तक कहा गया है कि जी अब साथ भेजेंगे और टैक्स जमा करने का नया तरीका ढूंढ रहे हैं जिससे गो के 9 अरब रुपए सालाना केएमसी को बचत होगी, लेकिन ये आप नहीं समझते कि ये कराची के शहरियों से, यहाँ के रहने वाले लोगों से ज्यादती है? क्योंकि यहाँ सड़कें टूटी फूटी हैं, सड़कों का हाल हम सबके सामने, पार्क्स का हाल भी हमारे सामने है, बसें भी नहीं हैं, मेन होल्स खुले रहते हैं, गटर, सड़कें, तमाम चीजें आपके सामने। सर टैक्स तो वैसे भी लगता नहीं है, तो फिर ये जो नया एक फार्मूला तय हो रहा है कि इलेक्ट्रिक के साथ, अच्छा जी सारे काम, क्योंकि इसलिए मैं तमाम चीजें कह रहा हूं आपके सामने कि सारे काम तो कराची वाले अपने तौर पर करते हैं, फिर ये जो टैक्स जमा करने का एक नया मंसूबा जो पेश किया गया है, इस हवाले से हम बात करें। जी जावेद क्या कहेंगे इस हवाले से? अली भाई एक दफा फिर रिपीट कीजिएगा। जी मैं रिपीट, जी मैं बता देता हूं आपको कि के इलेक्ट्रिक के साथ एक माहिदा करने जा रही है सिंध गवर्नमेंट, जिसमें 100 से 200 रुपए वसूल किए जाएंगे टैक्स के नाम पर, जिससे सालाना केएमसी को 9 अरब रुपए इकट्ठे होंगे। इस पर जाहिर है बहुत सारी सियासी जमातें हैं जिनका मौकफ सामने आ रहा है और वो कह रहे हैं कि जी ये जो सिंध सरकार ने बिजली के बिलों में केएमसी टैक्स लगाने की जो तजवीज दी है, ये सरासर जुल्म है कराची वालों के लिए। देखें, अब ये अभी बहुत ही अर्ली स्टेज पे ये बात है कि अगर टैक्स कलेक्शन में बहुत सारे मसाइल आ रहे हैं तो उसको हल करने के लिए मुख्तलिफ प्रपोजल आए हैं। कि इसमें यह है कि केई के साथ मिलके और केएमसी जो है वो टैक्स वसूल करे। एक जमाने में आपको याद होगा कि पहले भी ऐसे केईएसी के जमाने में भी ऐसे टैक्स कलेक्ट किए जाते थे। अगर मिनिमम अमाउंट ऐसा रखा जाता है और शहरियों की बेहतरी के लिए और सर्विसेज डिलीवरी के लिए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। क्योंकि टीवी लाइसेंस फीस एक जमाने में शुरू हुई थी, अब तक चली आ रही है, और कोई टीवी हो ना हो घर पे, जिस तरह बहुत सारे लोगों ने कहा था जुल्म है जी, टीवी किसी के पास है किसी के पास नहीं है, बिजली के बिल में फीस शामिल कर दी। इस तरह आप केएमसी ऑलरेडी 13 टैक्स ले रही है, ये 2 नए टैक्स नहीं है, ये पुराने ही टैक्स हैं, फायर और कंजर्वेंसी टैक्स। इसमें अब इजाफा हो जाएगा क्योंकि इससे पहले जो आप ये दोनों टैक्स जमा करते थे तो उससे 210 मिलियन रुपए इकट्ठे होते थे। अब ये आपने जो शुरू किया है, अगर ये आगे जाकर जाहिर कानून साजी होगी इस हवाले से,
वफाक से भी आप बात करेंगे। तो सर ये तो जुल्म होगा कराची वालों, क्योंकि देखें यहाँ पर सड़कें भी टूटी फूटी हैं, यहाँ पे मैनहोल्स खुले हुए हैं, सड़कों के बाद गड़े पड़े हुए हैं सड़कों पर, आप देख लें बारिश के बाद। तो सर ये अली भाई अगर मिनिमम अमाउंट जैसे मैंने कहा 100-150 रुपए रखा जाता है तो कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, और उससे ही अगर ज्यादा टैक्स कलेक्शन होती है वो सर्विसेज में ही वहां पे लगते हैं। जैसे आपके सामने है कि पिछले दिनों अगर बारिश हुई भी है तो काफी बेहतरी आपको नजर आई होगी, और पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने तो पिछले कई साल से जब से हमारी हुकूमत है तो यहाँ पे कराची में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की भी है। आपके सामने है कि कराची के मसाइल क्या थे, वो नालों पे जो एनक्रोचमेंट थी, वो केसीआर के प्रोजेक्ट्स पे एनक्रोचमेंट थी, उन सारों को खत्म करके बड़ी हद तक शहर को बेहतर करने की कोशिश की है और आइंदा भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। अच्छा, नहीं ये तो कराची वाले पूछते हैं कि ये फायर टैक्स और कंजर्वेंसी टैक्स जो जमा करना चाहते हैं आपके इलेक्ट्रिक की मदद से, तो सर ये टैक्स जाएगा कहाँ? 9 अरब रुपए, क्योंकि आज वसीम अख्तर साहब ने तो ये कहा है ये कराची वालों से 9 अरब रुपए इकट्ठे करके और दुबई चले जाएंगे। नहीं, वसीम अख्तर साहब तो खुद वो कहाँ है, वो तो आप उनसे पूछ ले कि वो लंदन जाते हैं या दुबई जाते हैं, उनसे तो हमारा बहस नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि कराची में आपको बेहतरी नजर आ रही है। पिछले दिनों बारिश भी हुई और वहां पे काम हुआ, पानी सारा 24 घंटे में निकल चुका, और अगर कराची में ज्यादा टैक्स कलेक्शन होगी और वो कराची पे ही लगेगी तो इसमें बेहतरी की हम उम्मीद रख सकते हैं। क्योंकि कराची वाले सारे काम तो खुद ही कर रहे होते हैं, वो कचरा उठाना हो, गटर साफ कराने हो, पार्क्स के हवाले से अपनी मदद आपके तहत, छोटी मोटी सड़कें, सर ये तो तमाम काम केएमसी ये सारे पूरी दुनिया के जितने भी मेगा सिटीज हैं उनमें यही होता है और कराची में भी यही हो रहा है। टैक्स पे एतराज नहीं है लोगों को, वो ये कह रहे हैं कि जी ये टैक्स इकट्ठा होकर लगेगा नहीं शहर पर। बिल्कुल लगेगा। अभी जब से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है तो जितने पैसे हमें वफाक से मिलते हैं तो हम ज्यादातर पैसा कराची में ही लगाते हैं, लेकिन वो लोग हमें बताएं जो यहाँ से टैक्स कलेक्ट करके जाते हैं, फिर कहते हैं कि हम कराची को 1100 अरब रुपए का पैकेज देंगे, कभी कहते हैं 1000 अरब रुपए। वो दुरुस्त है आपकी बात, ये बात दुरुस्त है आपकी कि वज़ीर आज़म ने वादा किया और उसके बाद आज तक वापस नहीं आए कराची से। फिर वो साहब नजर ही नहीं आए, और फिर वो अली जैदी साहब हो, वो फैसल वाडा साहब हो, वो इमरान इस्माइल साहब हो, वो अलवी साहब हो, तो वो सारे मुझे बताएं कि उन्होंने कौन से पैसे यहाँ पे लगा लिए। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने तो फिर भी पैसे लगाए हैं। कराची में बेहतरी पूरी दुनिया मान रही है कि कराची बेहतर अच्छा, आप कह रहे हैं कि कराची पे लगेगा। साजिद अहमद साहब एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक एमएनए रहे हैं। साजिद अहमद साहब, ये मामले खुसूसी वज़ीर आला सिंध के जावेद नायाब लगारी साहब भी हैं, वो कह रहे हैं जिसमें क्या बुरी बात है, पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है, बड़े मेगा सिटीज में टैक्स दिया जाता है और वो टैक्स का पैसा आवाम पर लगता है। हम भी अगर कराची को बेहतर करना चाह रहे हैं तो इतराज क्या है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, कंजर्वेंसी टैक्स जो ये सिंध गवर्नमेंट अब लगाना चाह रही है और थ्रू केलेक्टिक यानी केलेक्टिक के जरिए इस काम को वो सरंजाम देना चाह रहे हैं। एक तो के इलेक्ट्रिक के थ्रू ये काम करना ही मेरे ख्याल में कराची के लोगों के साथ ज्यादती है। वो इसलिए कि के इलेक्ट्रिक वैसे भी ओवर बिलिंग कर रही है इस शहर के अंदर। के इलेक्ट्रिक ने का निज़ाम धर्म भरम है बिल्कुल। मिसाल के तौर पर अगर जब ये प्राइवेटाइज हुई थी उस वक्त कुछ चीजें तय पाई थी, उस वक्त जिस वक्त इसको प्राइवेट किया गया था, कि के इलेक्ट्रिक लॉसेस को कम करेगी, के इलेक्ट्रिक विंड के जरिए, सोलर के जरिए क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक बनाएगी और कोशिश करेगी कि गार्बेज के जरिए बनाएगी, सही ना। लेकिन के इलेक्ट्रिक ने इन तीनों चारों में से अभी तक कोई काम नहीं किया। के इलेक्ट्रिक ने काम ये किया है कि सिर्फ ओवर बिलिंग करके लोगों का खून चूसा है। नहीं, उसमें तो सिंध गवर्नमेंट उसमें क्या किरदार अदा कर सकती है, लेकिन चूंकि ये दो टैक्स नए जो हैं, नए टैक्स तो जाहिर है ये भी नहीं है, इससे पहले भी ये टैक्स दोनों मौजूद थे जाहिर है, लेकिन क्या के इलेक्ट्रिक के जरिए वसूल करना चाह रहे हैं? हाँ, ये तो निगेटिव है बहुत ना। के इलेक्ट्रिक ने वैसे जुल्म ज्यादती नाइंसाफी की। दूसरा, कंजर्वेंसी टैक्स का मतलब ये है कि आप लोगों को सड़कें देंगे, पार्क देंगे, ग्रीन बेल्टें देंगे और दीगर फैसिलिटीज देंगे। तो भाई ये काम तो सिटी गवर्नमेंट का है बेसिकली। अब सिर्फ गवर्नमेंट सब कुछ हथियाना चाह रही है अपने पास, ठीक है, सब इनके हाथ में आ जाए और बाकी कुछ ना करें। मिसाल के तौर पर क्या पूरे सिंध के अंदर टैक्स ही लग सकता? इन्होंने सिर्फ इनको अर्बन दिखता है हर टैक्स के लिए, और रूलर्स क्या कर रहा है? अब मिसाल के तौर पर रूलर्स एक टैक्स देता है एग्रीकल्चर टैक्स, उसके अंदर भी डंडी मार देते हैं कि मिसाल के तौर पर जब बारिशें होती हैं उसमें कह दिया जाता है बारिश हो ना हो, सैलाब आ गया तो हम टैक्स नहीं दे सकते, बारिश हो गई, फसलें तबाह हो गई, हम टैक्स, यानी एक टैक्स दे रहे हैं ये, यानी 99.5% टैक्स ये कराची दे रहा है पूरे पाकिस्तान को, इस सिंध को, सही ना, और 95% सिंध को दे रहा है, लेकिन 0.5% भी रूलर्स नहीं दे रहा। तो यार कुछ उसूल उनके भी बना लो। जावेद नायाब लगारी साहब, ये जो एतराज कर रहे हैं कि बाकी अजला जो है सिंध के, वहां क्यों नहीं इस तरह?
हेलो जी नायब साहब, बाकी अजला के हवाले से। भाई ये देखें, एक बात समझने की है कि जो लोग रूरल एरियाज में भी रहते हैं तो वो जितने भी सर्विसेज टैक्स हैं वो सारे देते हैं, वो हेस्को हो, वो दूसरी जो सप्लाई एजेंसीज हो, हर मद में वो टैक्स देते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, म्यूनिसिपल एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेशंस को टैक्स एक देते मिनट, हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? एक मिनट, एग्रीकल्चर टैक्स, अगर बारिशें नहीं हुई, आपका एग्रीकल्चर नहीं हुआ, तो एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स कहाँ से देंगे लोग? ये बात तो एक टेक्निकल चीज है जो समझने की है। बात ये है कि अच्छा, इसका पूरी मतलब ये दुनिया में हुआ जावेद नायब लगारी साहब के पार्क्स नहीं बने कराची में, सड़कें टूटी फूटी रहें और कचरा ना उठे तो लोग टैक्स ना दें, ये बताना चाह रहे हैं आप? अली भाई, मैं कह रहा हूं कि पूरी दुनिया में अर्बन एरिया से सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्ट होता है, सिर्फ कराची नहीं है। अब ये कौन सी बात है कि अब न्यूयॉर्क में कितना टैक्स जमा होता है और बाकी उनके जो रूरल एरियाज हैं उसमें कितना होता है, सारी सब चीजों को मिक्स कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने पिछले कई साल से, जो कि मुझे ये बताया ना, KESC को प्राइवेटाइज किसने किया था, आपको याद होगा, इन्होंने एमकेएम भी शामिल थी, एमकेएम शामिल थी, ठीक है, एमकेएम तो शामिल वो थी। अब वो कह रहे हैं कि ये प्राइवेटाइज गलत हुई। जी आप ही ने किया था, हमने थोड़ी किया था। हाँ, हम टैक्स कलेक्शन में अगर 100 रुपया फी मीटर अगर रख रहे हैं तो वो कराची वालों पे ही लगेगा, ऐसी बात नहीं है कि ये पैसा हम जाके लाड़काना में लगाएंगे या जागशोरों में लगाएंगे। साहिब साहब, ये तो फिर टैक्स इकट्ठा करके कह रहे हैं जी कराची को डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, डेवलप करना चाह रहे हैं, कराची को बेहतर करना चाह रहे हैं। जी साहिब साहब। जी अच्छा अच्छा, नायब लगारी साहब, ये तो क्योंकि जाहिर एमक्यूएम का जो मौक़िफ़ सामने आया है अब तक, वो तो ये कह रहे हैं जी टैक्स लेने का जो फैसला है इस पर सबसे पहले तो अदालत जाएंगे, अदालत जाने के अलावा सड़कों पर भी आ सकते हैं क्योंकि ये पैसा खर्च नहीं होगा कराची वालों पर। आप क्योंकि इससे पहले भी जो पैसे आपको मिल रहे हैं वफाक से, NFC के तहत मिल रहे हों या यहाँ से कराची से 90% जो टैक्स इकट्ठा होता है वो भी कराची वालों पर आप खर्च नहीं करते। देखें, ये भले कोर्ट में भी जाए, हम कहते हैं कि जितनी भी डेवलपमेंट होती है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत कराची में सबसे ज्यादा कराती है। आप डेवलपमेंट जो है पोर्टफोलियो उठा के देख लेंगे कराची को कितने पैसे मिले और बाकी जिलों अच्छा, को कराची कितने से मिले। जो जावेद साहब एक छोटी सी बात इजाफा करूंगा मैं। हमारे नजदीक ये जो है ना तफरीक मौजूद ही नहीं है कि कराची अच्छी बात है अगर नहीं है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत पूरे सिंध में सर ये बात आप गवर्नमेंट कर रही सर ये तो सियासी बात कर दी आपने। भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कराची सर ये तो इम्पोर्टेंट है। देखिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन ये तो सियासी बात है कि आप तफरीक नहीं रखते, तफरीक नहीं होती तो कोटा सिस्टम अमलन खत्म हो चुका होता, आज भी कायम है, तो इसका मतलब तफरीक तो रखी है आपने। हम कोटा सिस्टम जो है बीइंग स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री में समझता हूं कि वो लागू होना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि दही आबादी को आप अकोमोडेट करते हैं, क्योंकि सर दही आबादी को अकोमोडेट कर रहे हैं, शहरी आबादी वाले कहाँ हैं? नहीं, मैं ना पुलिस के महकमे में, ना सेहत के महकमे में, ना सिंध सेक्रेटेरिएट में, कहाँ है उनकी जॉब्स? उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। जो शहरी कोटा है उस पर भी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए और जो रूरल कोटा है उस पर भी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए, लेकिन हो नहीं रही। नहीं हो रही है, आप भले फैक्ट्स और फिगर्स निकाल लें, हो रही है। सर जिन महकमे को मैं नाम ले रहा हूँ इसमें मौजूद है कराची वाले भी? नहीं, बिल्कुल मौजूद है। सर जाली डोमिसाइल के अलावा बात कीजिएगा, जाली डोमिसाइल तो सर कहाँ कहाँ से आगे लोगों ने बनवा ली है। डोमिसाइल पे भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने एक्शन लिया है और उसमें एक चीफ सेक्रेटरी साहब जो है उनकी निगरानी में कमेटी भी बनी हुई है और जितने भी बोगस डोमिसाइल बने हैं उस पर इंक्वायरी चल रही है, काफी हमने रिजेक्ट भी किए हैं। क्यों लगारी साहब, मसला ये भी है कि इंतजामिया की नाअहली गफलत की वजह से, मैं बताऊं आपको, आज ही बड़ी अहम खबर थी कि KMC की 100 से ज्यादा जो गाड़ियां हैं वो नाकारा हो चुकी हैं। करोड़ों रुपए की गाड़ियां हैं, ये मामूली मरम्मत के इंतजार में खड़ी खड़ी ये सारी गाड़ियां, फायर टेंडर हैं, कचरे के ट्रक हैं। देखें पिछले 70 साल में, एक साल पहले तक तो KMC किसके पास थी अली भाई, आपको भी पता है। इस KMC का बेड़ा गर्क किसने किया आपको भी पता है। इन DMCs में ओवर हायरिंग किसने की वो आपको भी पता है। इस शहर पे 30 साल तक बल्दियाती इदारे किसके हाथ में रहे वो आपको भी पता है। आप मुझसे पूछ रहे हैं अली साहब। साहिद अहमद साहब, ये जो बात कर रहे हैं, जाहिर MQM का तो रहा है कराची में, लास्ट मेयर भी आप ही का था, वसीम अख्तर साहब मेयर थे, तो ये टैक्स तो उस वक्त भी मौजूद था। तो ये जमा जितना भी होता था, 210 मिलियन भी अगर जमा होता था तो क्या ये खर्च होता था कराची पर? देखिए मैं आपको बताऊं, ये टैक्स कलेक्शन की बात कर रहे हैं और यकीनन ये इस शहर के लोगों के गलों पर छुरी फेरेंगे, हमें पता है ना, क्योंकि मादरे पिदरे ये आजाद हो चुके हैं बिल्कुल। ये इस शहर के लोगों को गुलाम समझ रहे हैं।
ये देहात और गोडों में रहने वाले लोगों को वडेरे जागीरदार सरदार जिस तरह एटीट्यूड उनका होता है डील करते हैं। नहीं, गलत बात है, गलत बात है। आप डील करना चाह रहे हैं। नहीं, एक और गलत बात है। मेरी बात सुनो यार, मेरी बात इस बिल्कुल इस तरह से अगर इस शहर से अगर ये लोग इतने सिंसियर होते तो इस 13 साल के दौरान 2-2.5 हजार बसें इस शहर में उतार चुके होते हैं। आप इनके एटीट्यूड को देखिए ना यार, आप इनके 5 से 6 ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आ चुके हैं यहाँ पर, 5 से 6 जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आ चुके हैं, उन्होंने कितना काम किया ये दुनिया को पता है। अच्छा, तासुब किस तरह बढ़ता जा रहा है ये जावेद साहब? जावेद, दुनिया को पता है, तभी तो आप कहीं नजर नहीं आ रहे। कहाँ नजर नहीं आ रहे आपको? इस इलेक्शन की बात कर रहे हैं 2018 में। अली 13 साल में इनको पता है ट्रांसपोर्ट कितनी उतारी है इस शहर में। अभी गोश्ता दोनों एक्साइज ने इनके टैक्स ट्रांसपोर्ट पे तो काम नहीं हुआ, दुरुस्त है आपकी बात साजिद साहब। जावेद नायब लगारी साहब, ये बात तो दुरुस्त है ना? साजिद साहब, हमने काम नहीं किया तो मलिर इलेक्शन बाई इलेक्शन अभी 6 महीने पहले हुए, आपको लग पता गया। अरे वो तो सीट आपकी थी यार, वो तो सीट आपकी थी, मुर्तजा हमारा भाई है, वो जीता था, वो सीट ही आपकी थी यार। लियारी से हार गया तो भाई बल्दिया वाली सीट किसकी थी यार? क्या बात कर रहे हैं? सीट ही आपकी थी यार, सीट किसकी थी? मलिर वाली सीट आपकी थी, वो लियारी से बल्दिया वाली सीट किसकी थी? बल्दिया में डिलिमिटेशन हुई है, उसके बाद फर्क आया है, हल्का बंदी हुई मेरे भाई, हल्का बंदी में तुमने अपनी मर्जी की है। और बल्दिया का रिजल्ट भी 48 घंटों में दिया तुमने, 15,000 वोट वाला रिजल्ट। अच्छा, वो तो इलेक्शन कमीशन भी था। अच्छा साजिद अहमद साहब बातें कर रहे हो कमीशन हमारा है। अली साहब आप बात समझे, साजिद साहब कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन भी पीपल्स पार्टी का है। नहीं, ये तो खैर आज जो कुछ भी हुआ है बहुत अलग बहस हो जाएगी। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, सवाल सुन ले, मैं ये चाहता हूँ जावेद नायल बगारी साहब, क्योंकि वसीम अख्तर साहब का बयान है मेरे सामने। उन्होंने कहा है कि जी एक तो हम सड़कों पर भी आएंगे, अदालत भी जाएंगे, सड़कों पर भी एमक्यूएम आने को तैयार है, क्योंकि वो समझते हैं कराची वालों के साथ ये जुल्म करने जा रहे हैं आप। क्योंकि के इलेक्ट्रिक को वैसे तो आप कहते नहीं है ओवर बिलिंग कम कर लें, या जिस तरह के उनका रवैया रहा है कि के इलेक्ट्रिक का, वो भी एक अलग कहानी मैं सुनाऊंगा कि कराची में बिजली के बिल्स में मजीद अरबों रुपए टैक्स जमा करने का जो मुकदमा है वो भी इंशाल्लाह लड़ेंगे हम लोग। लेकिन ये जो बात कर रहा हूं आपसे, इसमें जरा बताइए कि अगर एमक्यूएम पाकिस्तान, जाहिर है कराची से इनके भी नुमाइंदे मौजूद हैं, दूसरी दीगर पार्टीज भी हैं, अव्वल तो वो कोर्ट कह रहे जा रहे हैं, उसके बावजूद भी नहीं होता मसला तो सड़कों पर भी आएंगी। देखें, हमने इनको कभी नहीं रोका कि ये कोर्ट में जाएं या न जाएं, या ये जो है वो एक जमहूरी, आप नहीं मानेंगे कुछ भी हो जाए साजिद अहमद साहब? हम इनको कभी नहीं रोकेंगे। तो तासुब किस तरह है जो आपने इल्जाम लगा दिया फौरन के तासुब बढ़ते रहे साजिद अहमद साहब? वो अभी बात कहते हैं ना, देहाती लोग बात होती है, देहाती लोग ये बरत रहे हैं। वही तो पूछ रहा हूँ, बोल रहे हैं क्या तासुब बढ़ता है हमने करवाया लोगों ने। और कराची की जो हालत है आपको पता है, तो क्या तासुब बढ़ता साजिद अहमद साहब? वही तो पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं हम तो जॉब्स दे रहे हैं लोगों को, यहाँ पर कोई तासुब नौकरियां दे रहे हैं। अच्छा अली, फिर मुझे टाइम दे आप, और इनसे पहले बोले ना, मैं भी इनकी बारे में बोलूंगा नहीं। 13.5 साल में इन्होंने 30 से 40 लाख जाली डोमिसाइल बनाए, शहरी इलाकों का हक मारकर रूरल इलाके के लोगों को आबाद जॉबें दी गई है। ये कराची के लोग हक नहीं मारा आपने। 45 AC/DC है यहाँ पर, उसमें से नायब लगारी साहब नहीं मान इन बातों के, उसमें एक भी कराची का नहीं है। ये नाइंसाफी नहीं है। 28वीं तरमीम की मद में 8.5 अरब रुपए आपको सालाना मिल रहा है। आपने कितना इस शहर में लगाया है और कितना जावेद साहब इन बातों का जवाब नहीं होगा आपके पास? रूरल में लगाया, ना रूरल्स के अंदर लगाया। बिल्कुल इसी तरह से आप ट्रांसपोर्ट के इनके 5 से 6 वजीर हैं कि सबने बड़े बड़े दावे की, नासिर शाह समेत, कि हम 5,000 बसें लाएंगे, 3,000 लाएंगे, 2,000, एक ट्रांसपोर्ट की बसें उतार सके हैं ये शहर के अंदर। ये भी तासुब आप समझते हैं कि जानबूझ के नहीं कर रहे? शहर की हेल्थ के हालात को देख लें आप चले जाएं, किस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल लूट रहे हैं इस शहर के अंदर लोगों को। आप वफा की हुकूमत में, साजिद साहब आप वफा की हुकूमत में हैं पिछले कई साल से, मुझे बताएं। 18वीं तरमीम के बाद आप चौधरी बन गए। आप तो इमरान खान 18वीं तरमीम के बाद आप चौधरी बन गए, और चौधरी भी हमने बनाया आपको। 18वीं तरमीम के बाद हमें छोड़ दें, आप हमें आपके पास आ गए। तो पछता रहे, इसका मतलब 18वीं तरमीम के बाद? मुझे ये बताएं, आपने कितनी डेवलपमेंट कराई है पिछले कई सालों से? आप वफा की हुकूमत में इमरान खान को आप यहाँ पे वज़ीर आज़म बना के लाए थे। पाकिस्तान को बने हुए 74-75 साल हो चुके हैं। अगर 35 साल में एमक्यूएम के हवाले से बात कर रहे हैं साजिद अहमद साहब, कि आप लोग भी थोड़ा सा बता देना, ये तो नहीं कर रहे ना। इनसे बोले सुने ना मेरी बात को, बता रहा हूँ ना, मैं गिना रहा हूँ काम ना अपने। पाकिस्तान की तारीख में 75, मिसाल के तौर पर अगर आप मेट्रो का नाम सुनते हैं तो आपके जहन में आता होगा कि शहबाज शरीफ ने मेट्रो बनाई है। जब फर्स्ट टाइम कराची में बल्दियाती इलेक्शन हुए थे
उस वक्त एमक्यूएम का जो मेयर था, उस वक्त वर्ल्ड बैंक से वो ये प्रोजेक्ट लेकर आ रहा था इस शहर के अंदर। वफाक ने उस वक्त मोहतरमा की गवर्नमेंट थी, उन्होंने उस प्रोजेक्ट पर साइन नहीं किया, उस फाइल पर साइन नहीं की। ये तासुब, ये जो बात कर रहे थे, मैं गिना रहा हूँ ना आपको यार, मेरी बात सुन लें फिर मैं बता रहा हूँ ना आपको। अच्छा, बिल्कुल इस तरह से इस शहर में इनके मुंह से भी और दीगर लोगों के मुंह से आप सुनते होंगे K4, S3, मास ट्रांजिट, सरको रेलवे जब बन रहा था तो जायका की कंपनी जापान उसको बना रही थी। अच्छा, मुझे अच्छी तरह याद है सीएम अपना कायम अली शाह साहब थे, उन्होंने यानी कंपनी लेटर भेज रही है इनको कि आप यहाँ से इनक्रोच हटाएं, उन्होंने उस लेटर को रिफ्यूज कर दिया कि हम ये तमाम चीजें तो जावेद नायब लगारी साहब जो बता रहे हैं, साहिद अहमद साहब, ये तो फिर तासुब नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे आप? थोड़ा सा इसकी अली साहब, ये सारी लफाजी है। अच्छा, लफाजी कर रहे हैं, झूठ पे मबनी। अच्छा, आप बता दो कितना काम किया आपने? और कराची वालों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते रहे। अब तो कराची पूरा खुल चुका, कराची में आप बता दो कराची में कोई गैंगवार नहीं, कोई बदल नहीं, कोई फलबिया में किसी को कोई जलाएगा नहीं इस शहर में, किसी को कोई मारेगा नहीं इस शहर में। बड़े मुश्किल से तो बल्दियाती इलेक्शन हुए थे, बड़े मुश्किल से तो बल्दियाती इलेक्शन हुए थे, जब बल्दियाती इलेक्शन हो गए उसके बावजूद भी इन्होंने मेयर का। ये क्या पैमाना है आप दोनों के सामने के वोट ही पैमाना है? पड़ चुका इस शहर में। अब कोई पोलिंग स्टेशन को यरगमाल नहीं बनाएगा, इसी वजह से इनको आग लगी। साहिद अहमद साहब, लेकिन ये बुनियादी सवाल है, ये बात तो मुझे बताना पिछले 3 साल का जावेद भाई मेरे वफाक से कितने। साहिद अहमद साहब, लेकिन ये जो सवाल उठाया है, ये जो सवाल मैं कर रहा हूँ आपसे कि 35 साल से तो बिला शिरकत गैर एमक्यूएम ने राज किया इस शहर पर, उस कितनी डेवलपमेंट हुई आप लोगों के दौर में, ताकि सामने लेकर आए ना, ताकि मैं जावेद नायब लगारी को दिखा सकूं आईना। अली भाई, इस शहर के अंदर एमक्यूएम बनने से पहले मुख्तलिफ सियासी मजहबी जमातें आई हैं और हुकूमतें करके गई हैं, रूल करके गई हैं इस शहर में। अगर 35 सर 88 से शुरू कर दें सर, आपकी पार्टी 85-84 में बनी, 88 में पहला मेयर आया आपका, वहां से लेकर वसीम अख्तर साहब तक 2020 तक। मैं बता रहा हूँ आपको ना, एमक्यूएम को बने हुए 37 साल 40 साल लोग, सबकी अलग अलग कैलकुलेशन है, ठीक है। अगर कोई कहता है 40 साल 37 साल बने हुए हो गए, इस शहर में मुख्तलिफ सियासी जमातें एमक्यूएम बनने से पहले आई और गई हैं, मजहबी सियासी जमातें, लेकिन इस एमक्यूएम जब से बनी, एमक्यूएम कराची में भी रही, इनके लोग भी शहीद हुए। कराची के लिए कितना काम किया है साहिद अहमद साहब? लोग तो ये पूछते हैं ना, वो ये कहते हैं कि साहिद अहमद साहब MNA है, MNA रहे हैं, तो आपने कराची के लिए कितने बिल पेश किए हैं कौमी असेंबली में? भाई वही बता रहा हूँ, इस शहर में जितना पानी एमक्यूएम लेके आई है, इस शहर में शहरीज का जितना सिस्टम एमक्यूएम को लेके आई है, इस शहर में जितनी सड़कें वो एमक्यूएम पाकिस्तान लेके आई है, इस शहर में जो एजुकेशन का सिस्टम वो एमक्यूएम लेके आई है। सर, इसका मतलब है आपसे पहले ना सड़कें थी यहाँ पर, ना एजुकेशन थी यहाँ पर, ना स्कूल थे, ना कॉलेज थे। बहुत बुरा हाल था। एमक्यूएम ने काम किया है, ऐसा नहीं काम। उस जमाने में तो लोग तारीफ करते हैं स्कूल की, वो बाद में आज के दौर में कहते हैं सरकारी स्कूल बुरा हाल है। एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, आपको याद होगा एमक्यूएम ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी का मुतालबा किया था, उस वक्त इनके मिनिस्टर भाई आपने क्यों नहीं बनाई? अभी भी आप बनाए, उन्होंने कहा था आपने, अच्छा इन्होंने नहीं बनाई हैदराबाद यूनिवर्सिटी, इनका जी हाल है सर। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के हवाले से आपने इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटी हैदराबाद में बनी, इब्तिदा आपने इस्लामाबाद में करवाया था, वो कहां तक काम पहुंचा साहिद अहमद साहब? देखिए आप इनका माइंड सेट देखिए। अच्छा, फिर अभी हमने वफाक से उसको पास करवाया बाकायदा तौर पर, सर, लेकिन मर्दमशुमारी पर आपकी खामोशी। लेकिन साहिद अहमद साहब, लोग तो सवाल कर रहे हैं तमाम, वो कह रहे हैं कि एमक्यूएम को देख ले, मर्दमशुमारी पर भी खामोश है आज भी आप। आपने दस्तखत कर दिए 5% जो कहा गया था। रुकावट आ रही है ना, मेरी बात सुन लेना अली भाई, इसमें जो रुकावट आ रही है वो 18वीं तरमीम आ रही है कि 18वीं तरमीम के बाद 18वीं तरमीम में साथ थे ना आप लोग सर? 18वीं तरमीम के लिए वोट नहीं दिया था आप लोगों ने? 18 दिया था, वो इसलिए दिया था कि छोटे सूबों के साथ ज्यादती हो रही थी। हमें थोड़ी पता था कि छोटा सूबा डिक्टेटर बन जाएगा, गुंडागर्दी करेगा, बदमाशी करेगा, अपने हाथ में पूरे अख्तियार। मर्दमशुमारी पर तो पीपल्स पार्टी भी तैयार है, वो तो खुद कह रहे हैं जी मर्दमशुमारी होनी चाहिए। हम तो सुप्रीम कोर्ट गए, होने वाली भी है, हमने तो पीपल्स पार्टी भी चाह रही है मर्दमशुमारी में रुकावट क्या है? मर्दमशुमारी रुकावट क्या है? पीपल्स पार्टी तो रुकावट नहीं है ना। मैं बता रहा हूँ मर्दमशुमारी के हवाले से भी सिर्फ जो लफ्ज़ियां ही ज़बानी कलामी इन लोगों ने। सर, आप लोग तो वहाँ साइन करके आए हैं कौमी असेंबली में 5% पर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सर, आप लोग भी तो वफाक में बैठे हैं, तो एहतजाजन बाहर ही आ जाए साहिद अहमद साहब। कराची के मसाइल अगर 1100 अरब की बात की थी, वो भी अगर आज तक पूरा नहीं हुआ, तो कम से कम बाहर आ जाए। जिस तरह गवर्नमेंट के खिलाफ आप बात कर रहे हैं, इमरान खान के खिलाफ भी इस तरह बात करें। अगर आपको पूरा जी नायब लगारी साहब। अच्छा साहिद अहमद साहब, ये तमाम चीजें इनके सामने रखते हैं ना, पूछते हैं हम। जी नायब लगारी साहब।
बात यह है कि इन्होंने मर्दमशुमारी के केस को अपोज नहीं किया काफीना में। दूसरी बात ये सरासर गलत बात करते हैं, इन्होंने सरासर गलत बात की कि हैदराबाद में बहुत बड़ी इनको जवाब दें इस बात का, ताकि हैदराबाद यूनिवर्सिटी के, अगर साहिद अहमद साहब कह रहे हैं हैदराबाद में यूनिवर्सिटी बनने नहीं दी आज तक, आपने क्या वजूहात है ये बता दें। इनको पता ही नहीं है, इन्होंने कभी हैदराबाद देखा होगा तो हैदराबाद बनी हुई ऑलरेडी। हैदराबाद क्यों नहीं गए हैं भाई मेरे? हैदराबाद में तो कल्चर यूनिवर्सिटी बनाई आपने, ये इल्जाम तो गलत है फिर। ऑलरेडी बनी हुई है, वहाँ ही जामशोरों में आलीशान 3 से 4 की यूनिवर्सिटी बनी हुई है। इनको खामखा में आपको कोई इशू है भैया? हम आपको वेलकम करेंगे। जाएंगे हैदराबाद में बनाओ, फिर जामशोर में बन सकती है, हैदराबाद में नहीं बन सकती क्या? हैदराबाद में क्यों नहीं पर्टिकुलर बात हो रही है? जावेद नायब लगारी साहब, ये जो बात जहाँ से शुरू हुई थी, मैं वही चाहता हूँ कि वो जो नए टैक्स की हम बात कर रहे हैं, हैदराबाद में हमारे हैदराबाद कराची पर रूल करो आप लोग, लेकिन 2 शहर को कुछ भी सर वो तो देखें वोट लेकर आ रहे हैं साहिद अहमद साहब, इस पर तो इतराज नहीं हो सकता। अभी फिर कंटोनमेंट के इलेक्शन है, अगर कंटोनमेंट के इलेक्शन में दोबारा पीपल्स पार्टी के लोगों को यहाँ से कामयाबी मिल गई तो फिर क्या होगा? इनको इस शहर के मसाइल का पता ही नहीं, इनको कुछ नहीं पता है शहर के मसाइल का। अच्छा नायब लगारी साहब, ये शहर के मसाइल आपको पता नहीं, इदराक नहीं है, इसीलिए काम नहीं कर रहे शहर कराची में, साहिद अहमद साहब कह रहे हैं। अली साहब इनको पता ही नहीं है, ये खामखा में पुरानी बातों से ये शहरियों को बेवकूफ नहीं बनाते। अच्छा ये पॉइंट तो जावेद लगारी साहब आपका बड़ा अच्छा था कि अगर वोट फिर क्यों दे देते हैं लोग आपको, 4249 पर मंदोखेल साहब जीते साहिद अहमद साहब, तो क्यों वोट दे दिए लोगों ने? वही मैं कह रहा हूँ कि इनकी जमानत सब तो ही चुकी थी। 240 यार अभी क्या बात कर रहे हैं, 15,000 वोट तो इनको लग पता 45 घंटे में 24 घंटे बाद रिजल्ट आया है, और वो भी 2 नंबर ही करके 2 नंबर ही करके। ये 2 नंबर ही किस तरह सर? क्या इलेक्शन कमीशन मिला हुआ था? इलेक्शन कमीशन हमने बनाया है और ये हमको इल्जाम लगा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन भी हमारा ही है। अच्छा मिफ्ता इस्माइल को तो मान रहे हैं आप जीता हुआ था, इसका मतलब एमक्यूएम आप ही के बकौल शुक्र है आपने मान लिया कि एमक्यूएम तो फिर भी हारी हुई थी वहां से, इसकी क्या वजह है? इतना यकीन है आपको कि आपकी पार्टी नहीं जीत सकती वहां से? यार मुर्तजा था पहले वहां पर 85 शहर में क्या इलेक्शन में पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन बड़े बड़े गुजरा हम नहीं आ रहे क्या? बड़े बड़े लोग नहीं आ रहे, शेख रशीद नहीं आ रहे क्या? अपने हल्के से नहीं दुरुस्त है आपकी बात, साहिद अहमद दुरुस्त है, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी की सीटें अब निकलना शुरू हो गई है शहर कायद से, इसकी क्या वजह है? यही तो साहिद अहमद साहब मैं पूछ रहा हूं कि अगर एमक्यूएम की सीटें कम हो रही हैं और पीपल्स पार्टी की बढ़ रही हैं तो फिर वजह क्या है? यार हमारी सीटें कम की गई हैं, क्या बात कर रहे हैं? किसने कर दी कम, ये तो पूछ रहे हैं आपसे, यार किसने कर दी? सबको पता है। अच्छा आपकी कम करा दी उन्होंने और पीपल्स पार्टी की बढ़ा दी? अब मुझे हमें तो नहीं पता क्या 2 नंबरी हुई है पहले, लेकिन बार बार ये नहीं हो सकती 2 नंबरी। 2 नंबरी हुई है लगारी साहब, आपको समझ में आ रही है 2 नंबरी क्या हो रही है? स्ट्रगल तो हम करेंगे ना, स्ट्रगल तो हम करेंगे लगारी साहब, स्ट्रगल तो थोड़ी पीछे हटेंगे। कोई जाति करे, नाइंसाफी करे, सही ना, आके राज करे। अच्छा आपकी आवाज हो रहा है वो बेसिकली ये पढ़ चुके हैं कि दीवार पे लिखा क्या है, दीवार पे यही लिखा है पीपल्स पार्टी इस शहर पे हुकूमत करेगी, पीपल्स पार्टी का मेयर आएगा। आप तो पूरे सूबे में ऑलरेडी हुकूमत कर रहे हैं, ऑलरेडी सूबे पे तो हुकूमत कर रहे हैं सर पूरे पर, आप कराची में शामिल है, कराची वाला क्यों सामने समझते हैं आप? मैं यही कह रहा हूँ कि इस दफा जो छोटी मोटी इन्होंने धांधलियां की भी हैं तो इंशाल्लाह इनको अगली दफा हम करने नहीं देंगे, और पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान की तरह कराची शहर से सबसे ज्यादा वोट लेके इंशाल्लाह हमारे और ये भी कहें कि ये दो जो नए टैक्स हैं केएमसी जो ले रही है सालाना 210 मिलियन अभी तक तो मिल रहे हैं, लेकिन 9 अरब रुपए इकट्ठे होंगे, तो ये पैसे इसी शहर पर इकट्ठे करेंगे आप यहीं से और यहीं पर खर्च भी होंगे, इसी शहर पे लगेंगे, और इसी शहर पे सबसे ज्यादा काम भी हो रहा है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद देख रहे हैं डेवलपमेंट। अच्छा चलिए ये तो आपने वादा के लिए साहिद अहमद साहब आप क्या कह रहे हैं, अगर ये कानून बनता है तो आपकी जमात सड़कों पर होगी, ये कहना चाह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं? जी मैं कह रहा हूँ ये टैक्स दोनों अगर वसूल करती है, के इलेक्ट्रिक के साथ बिलों के साथ ही शामिल हो जाता है, माहिदा हो जाता है सिंध गवर्नमेंट का, तो आपकी जमात का ये कहना है कि आप अदालत भी जाएंगे उस सड़कों पर भी? हम अदालत भी जाएंगे और इंशाल्लाह रोडों पर भी लोगों को लेके आएंगे, सही ना। एक ज्यादती की एक लिमिट होती है, कोई ज्यादती अगर क्रॉस करेगा तो फिर यकीनन एहतजाज का किसी तो बाकी जो कराची में जमाते हैं उन सबको साथ लेकर सड़कों पर होंगे आप लोग, या तने तनहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ? वाले तमाम कम्युनिटी के लोग कराची के साथ हैं, और ये कराची में रहने वाले तमाम सिंधी, बलोच, पठान, सराइकी, उर्दू बोलने वाले, ये सबके साथ ज्यादा नाइंसाफी कर रहे हैं लोग। अगर इनके डेवलपमेंट वाले माइंड होते हैं ना, मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, अगर इतने डेवलपमेंट वाले माइंड इन लोगों के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग होते तो आज वज़ीर आज़म दोबारा बन चुके होते। ये नहीं 70% तक ये लोग आ गए,
यानी सुधर गई पीपल्स पार्टी और सिंध तक आगे बेचारे महदूद हो गए। ये बड़ा बचाने के लिए इन्होंने पीडीएम को भी धोखा दिया और पीडीएम की वजह से वही धोखा पे चले गए। लगारी साहब रिप्लाई कर दिए लास्ट मिनट है मेरे पास। जी अली साहब, मैंने कहा कि ये कह रहे हैं कि जिस तरह एमक्यूएम अगर कराची में सिमट रही है, सुकड़ रही है, तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी भी सिंध तक आ गई सुकड़ कर सिमट कर। देखें, इन्होंने शायद देखा नहीं कि बिलावल भुट्टो सरदारी साहब के अभी डीजी खान में और इमरान खान में बड़े बड़े इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वो इसी बात की गवाही है कि अगले इलेक्शन में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी कराची में और पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वोट लेके बिलावल भुट्टो साहब वजीर आजम बनेंगे। और आप इस बात का अंदाजा लगाएं कि 249 में जो इलेक्शन हुए उसमें पीपुल्स पार्टी पहले किस नंबर पे थी और अभी किस नंबर पे आई है। बहुत शुक्रिया जावेद नायब लगाई साहब, साजिद अहमद साहब, इनके पाकिस्तान साहब का ताल्लुक। नाज़रीन, था हमारा आज का प्रोग्राम, जिस तरह हमने कहा आपसे कि बकौल यहाँ के लोगों के जनाब सारे काम तो हम खुद कर लेते हैं, फिर टैक्स किस लिए दिया जाए, क्योंकि ये टैक्स जो है वैसे तो देते हैं कराची वाले 210 बिलियन, ये जो टैक्स की बात हम कर रहा हूँ फायर और कंजर्वेंसी टैक्स कहलाता है। इसके लिए अगर इलेक्ट्रिक का सहारा लिया जाएगा तो तकरीबन सालाना 9 अरब रुपए इकट्ठे होंगे। और पीपल्स पार्टी का कहना है कि जी यहीं पर यानी कराची जैसे बड़े मेगा सिटी पर ये खर्च होंगे और फिर इसकी हालत मजीद बेहतर हो जाएगी। यह था हमारा आज का प्रोग्राम। अगले प्रोग्राम तक के लिए अली सरवर और मेरी टीम को दी इजाजत। मौलाना की बात।